हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है और मैं आज से आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इकोनॉमिक्स का समीक्षा अधिकारी और पीसीएस में ज़्यादा महत्व तो नहीं है, पर 15 से 20 क्वेश्चन तक लगभग आते हैं। पर जब कभी भी ये पेपर को हार्ड करते हैं तो ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को ही हार्ड कर देते हैं। अब वर्तमान संदर्भ में जिस प्रकार से क्वेश्चन देखे जा रहे हैं वो एप्लीकेशन बेस होते चले जा रहे हैं। जैसे कि आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया तो उसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे डिमांड सप्लाई में, मनी की डिमांड सप्लाई से क्या फर्क पड़ेगा। ये सब चीज़ें अब पीसीएस के क्वेश्चन में, पीसीएस के और समीक्षा अधिकारी में कॉमन होती चली जा रही हैं। यहाँ पे हम बेसिक से शुरू करना चाहेंगे इकोनॉमिक्स को। और बेसिक से शुरू करने का मतलब है कि हम बस उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। तो हम अब इकोनॉमिक्स को शुरू करते हैं, अपने एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। जैसे कि पहले हम इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद अपना इंडियन इकोनॉमी के अदर जो प्रोस्पेक्टिव हैं, अदर जो सिलेबस है उनको कवर करने का प्रयास करना शुरू करेंगे, जो मेनली समीक्षा अधिकारी के प्रोस्पेक्टिव से ही ज़रूरी हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम अपने कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र, जो आज हमारा पहला लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इकोनॉमिक्स को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स में जो है पूरे अर्थशास्त्र को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, जिन्हें मेनली रेगनर फिशर, एक जो अर्थशास्त्री हुए थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्टों में डिवाइड किया। एक को उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा, एक को उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा। माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर आपने समझ लिया तो पूरा इकोनॉमिक्स के खेल को आप समझ जाओगे कि किस तरह से डिमांड सप्लाई में चेंज होता है, किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई में चेंज होता है, किस तरह से अर्थव्यवस्था, किसी कंट्री की अर्थव्यवस्था परफॉर्म करती है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने, माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेनली 3 पिलर हैं: डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट। डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट। ठीक है, अब जैसे कि कोई घर होता है, घर बनता है, वो घर बन के खड़ा हो गया, ठीक है, तो उस घर को बनने में कुछ ब्लॉक्स लगते हैं, वो ईंटें, जो ईंटें होती हैं वही अर्थशास्त्र में माइक्रो इकोनॉमिक्स कही जाती हैं। जैसे डिमांड, सप्लाई और मार्केट। मार्केट क्या होता है? जहाँ पे वस्तुओं का लेन देन होता है। अब उस मार्केट में किसी वस्तु के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, वो डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड कैसी है और उसकी सप्लाई कैसी है। अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो ये सिंपल से है कि अगर किसी मार्केट का जब वस्तु के डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो इसका मतलब ये है कि वस्तुओं के दाम अपने आप ऊपर जाने लगेंगे। और यही पूरा कॉन्सेप्ट है, यही जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग ब्लॉक्स को जान लेंगे तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के हर उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, हर उन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं जो आपको अर्थव्यवस्था के एज अ सब्जेक्ट जानने के लिए जरूरी है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली चीजें आती हैं: जीडीपी, जेएनपी, एनएनपी। जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था का मापन करने के लिए जिस पैमाने को यूज किया जाता है उसे जीडीपी कहते हैं। जीएनपी इसी प्रकार होता है, एनएनपी इसी प्रकार होता है। ठीक है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स से, बड़े बड़े जितने कॉन्सेप्ट हैं वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स से पार्ट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हम इकोनॉमिक्स से इनको जानने के बाद हम बेसिक कॉन्सेप्ट उनसे शुरुआत करना चाहेंगे जो आपको इकोनॉमिक्स जानने में मदद करेंगे। पहले हम अब जानने का शुरू करते हैं इन्फ्लेशन। हम महंगाई से शुरू करेंगे। महंगाई क्या होती है, इसका क्या प्रभाव होता है, महंगाई बढ़ने के पीछे कारण क्या होते हैं, ठीक है, और इसको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है। पर देखिए, जो समीक्षा अधिकारी में जो क्वेश्चन आएंगे वो बस इतना पूछेंगे महंगाई क्या है, ठीक है, इन्फ्लेशन के पीछे कारण क्या है, उसमें उधार देने वाले को लाभ होता है कि उधार लेने वाले को लाभ होता है, रिसेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, श्रिंकफ्लेशन क्या है, यानी ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वो पूछना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर जब आप समीक्षा अधिकारी की खाली तैयारी कर रहे होंगे तो हम बस इन्फ्लेशन के उन कॉन्सेप्ट को जानेंगे जिनके थ्रू और अदर चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है,
और उसके बाद फिर हम आपको थोड़ा बहुत एलुबरेट करते हुए चले जाएंगे कि इसका अदर फैक्टर से ये कैसे कोरिलेट होती है महंगाई। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं, अपने चैप्टर से आते हैं, यहीं से हम अपना पूरा चैप्टर शुरू करते हैं। पहले हम आ जाते हैं इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन और जो हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे उसमें पुराने ईयर पे जो क्वेश्चन आए हैं बस हम उन्हीं के विषय में बात करेंगे और उन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे, क्योंकि समीक्षा अधिकारी के पेपर में, इकोनॉमिक्स से पेपर में क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उसी के इर्द गिर्द प्रश्न बनाते हैं, क्योंकि समीक्षा अधिकारी में जो अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट है उसके जो सिलेबस है बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में महंगाई। अब महंगाई क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होती है। अब इन्फ्लेशन क्या होती है, इसमें हम की टर्म्स को समझना शुरू करते हैं। पहली चीज, इन्फ्लेशन में किसी भी मुद्रा की क्रय क्षमता घट जाती है। पहली चीज, अभी हम पहले ये जानते हैं कि ये होता क्या है, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि महंगाई निकालने के तरीके क्या होते हैं, SCO क्या निकालती है, NSSO क्या निकालती है, लेबर डिपार्टमेंट क्या निकालता है, CPI क्या होता है, CPI क्या होती है, WPI क्या होती है, WPI कंबाइंड क्या होता है, CPI कंबाइंड क्या होता है, हम ये सब जानेंगे। हेड काउंट इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन को काउंट कैसे करते हैं, ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे। पर सबसे पहले हम उन की टर्म्स को समझने का प्रयास करते हैं कि महंगाई एक्चुअल में होती क्या है। महंगाई से तात्पर्य यह है कि किसी भी देश की मुद्रा की क्रय क्षमता घट जाना महंगाई कहलाती है। अब क्रय क्षमता यानी परचेजिंग पावर। इसके पीछे कारण बहुत से हो सकते हैं, जैसे अभी वैश्विक परिदृश्य में आप अगर देखेंगे तो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो बोला जा रहा है कि जो खाद्यान्न की सप्लाई है, जैसा कि आप लोग पेपर पढ़ते ही होंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है क्योंकि आप लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं। ठीक है, तो जैसा कि खाद्यान्न है, खाद्यान्न की सप्लाई बोल रहे हैं कि घट जाएगी। अब किसी चीज की सप्लाई अगर घट जाएगी, यानी सिंपल सा लॉजिक है जो आप अपने घर में भी यूज करते हैं, किसी चीज की सप्लाई अगर घट जाएगी तो यानी उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, उसकी इन्फ्लेशन में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो परचेजिंग पावर, पहले अगर 1 रुपए, अगर 10 रुपए में 1 दर्जन केले आते थे, 10 रुपए में अगर 1 दर्जन केले आते थे, अब ये 2020 में मान लीजिए आप। ठीक, अब क्या हो रहा है, यही केले 16 रुपए में 1 दर्जन आ रहे हैं। यहां क्वांटिटी में चेंज नहीं हुआ है, क्वांटिटी में चेंज नहीं हुआ है, बट जो आप का एक्सपेंड कर रहे हो, आपकी एक्सपेंडिचर पावर है, उसमें आपकी जो वैल्यू है रुपए की वो बढ़ती चली जा रही है, यानी रुपए की जो क्रय क्षमता है वो घटती चली जा रही है। तो यही इसी को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है ना। अब इन्फ्लेशन, इसमें क्रय क्षमता यानी, और इन्फ्लेशन में क्रय क्षमता जब आपकी घट जाती है तो उसी में उससे क्रय क्षमता घटने पे क्रय क्षमता घट जाती है। अब हम आगे चलते हैं। पहली चीज, दूसरी चीज, इन्फ्लेशन को निकालने का तरीका क्या होता है। क्रय क्षमता घट गई, इन्फ्लेशन को निकालने का तरीका क्या होता है। अब इन्फ्लेशन निकलेगा कैसे, अगर आप महंगाई कैसे निकालोगे कि अगर आप पिछले साल के पिछले महीने पे, पिछले साल के सितंबर के महीने में आप ले लीजिए, सितंबर के महीने में आप कोई चीज खरीदते थे तो उसकी वैल्यू 100 रुपए थी। कोई भी चीज, एक्स चीज आप मान लीजिए, उसकी वैल्यू 100 रुपए थी। और सेम, यानी ये 2021 की बात है। आज क्या है, आज आपका कौन सा है, आज हम सितंबर का महीना लेते हैं और उसकी वैल्यू आज हम सितंबर के महीने में लेते हैं 2022 में, और वही सेम एक्स वैल्यू की वैल्यू क्या हो गई 2022 में 110 रुपए। तो यह क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब इन्फ्लेशन को हमेशा याद रखिएगा बेस ईयर पे निकालते हैं, बेस ईयर।